आगे देखेंगे। P&L के बारे में सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए आगे। इसके न्यूमरस एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो हमें आपको दूसरी जगह पे देखने हैं कैसे है, कैसे उसको सोल्व करना है वो आप देख सकते हैं, लेकिन जो सारे P&L के जो कंसेप्ट आ सकते थे वो सारे मैंने कवर कर लिए यहाँ पे। अब हम कवर करेंगे बैलेंस शीट के कंसेप्ट। बैलेंस शीट के कंसेप्ट में डायरेक्ट एग्जाम्पल पे ही जाएंगे, क्योंकि इसका 2 या 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 6, from the following summarized balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited, H और उसकी subsidiary S Limited, drawn up to 31st March 2017, drawn up to यानी कि यहाँ तक की, up at और up to, up yet यानी कि अब की, और अब up to लिखना हो तो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दोनों आएंगे। CFS prepare in the regards to the following reserves and the profit of S Limited। अब ये आपको एक एज अ नोट्स लिख देना है। H Limited is holding, S is subsidiary, उसके पीछे नीचे लिखते जाना है वर्किंग में, सिर्फ वर्किंग के लिए रेफरेंस। एक बार यहाँ से पढ़ लिया, उसमें लिख लिया, फिर इसमें से देख के आपको उसके एग्जाम्पल को सोल्व करना है। Stood at 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition of its 80% share by H as on the 1st March April 2016, यानी कि जब 1 अप्रैल पे जब 80% शेयर होल्ड किए एस लिमिटेड का, तब की और रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड 25,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, यानी एक्विजिशन और एट द एंड इतना प्रॉफिट और रिजर्व रहा। मशीनरी बुक वैल्यू 1 लाख, फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000। एस लिमिटेड में रीवैल्यूड 1,50,000, 1 लाख का 50,000 बढ़ा और फर्नीचर का 5,000 कम। फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द प्राइसिंग ऑफ इट्स शेयर्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ के ऊपर देखा, मशीनरी के ऊपर 10% और फर्नीचर के ऊपर 15%। अब ये एडजस्टमेंट में आएगा, इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा वो हम देखेंगे। नोट्स में से जाएंगे हम वर्किंग में। देखिए रिजर्व, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व जो लिखा हुआ था, एक काम करते हैं हम दूसरा ऐसा ही एक दूसरा साइड में देख लेते हैं, इसलिए जो इजी हो जाएगा कंपैरिजन करने के लिए। पेज है 31, इलस्ट्रेशन नंबर 5 अभी आ गया, पहले ये आ गया 6। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 25,000 and 15,000। अब ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, प्रॉफिट 25,000 का था, रिजर्व था 15,000 का। प्रॉफिट यहाँ पे रिजर्व और प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली लिखा था उसके लिए। एच लिमिटेड यानी कि 80% है, 40,000 का 80% हुआ 32,000, वो हो उसका मेजोरिटी का, और माइनॉरिटी का हुआ 8,000, दैट इज फॉर दी माइनॉरिटी 20% जो हुआ वो। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, अब 1 by 1 एडजस्टमेंट देते जाने हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कि आप ये कीजिए, आपको ये करना है क्योंकि आपको यहाँ पे सीधा दिया हुआ है। तो 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, 5,000 रुपये लॉस हुआ, 45,000 हुए रिवैल्यूएशन, नेट ऑफ करके 45,000 हुआ, उसमें से भी 80 and 20 होगा, उसका 80% एच लिमिटेड को जाएगा, माइनॉरिटी के लिए अलग होगा। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड, अब ये कहाँ से आया? पोस्ट एक्विजिशन समराइज बैलेंस शीट पूरा का पूरा यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इसको हमें देखना है। एज ऑन द 31st मार्च 2017, मतलब ये जो ईयर पूरा खत्म हो गया, उसके एट द ईयर एंड ये वाला बैलेंस शीट होगा। रिजर्व्स 2,75,000, एट द एंड एस लिमिटेड के 75,000 है पोस्ट रिजर्व। बैलेंस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का जो बैलेंस ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे 75,000 लेस प्री एक्विजिशन रिजर्व 25,000। अब ये निकाला क्यों इसमें से, क्योंकि 2 तरह की इंफॉर्मेशन आपको आपके पास होगी, या फिर ओनली वन हैंड फॉर द ईयर ओनली दिया होगा, यानी कि सिर्फ इसी ईयर में 20,000 अर्न किया वो दिया होगा, ऐसे दिया होगा, या फिर ऐसे दिया होगा ओपनिंग ये है और क्लोजिंग ये है, उसका जो डिफरेंस होगा वो इस ईयर में होगा।
हमें चाहिए इसी ईयर की इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम इसी ईयर के लिए CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी ईयर के लिए ही बना रहे हैं। इसलिए जो क्लोजिंग था वो 75,000 था, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो ओपनिंग है वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तो ये 50,000, दैट इज 50,000 इज अर्नड, रिजर्व में 50,000 रुपए इस साल अर्न हुए, उसके भी 80% एंड 20% हो गए, क्योंकि वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जाएगा। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा एस लिमिटेड, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 25,000 एस लिमिटेड का है, और 15,000 उसका ओपनिंग था ही, यानी कि 10,000 रुपये बढ़े, 10,000 रुपये इस साल में कमाए गए। तो अब 10,000 इस साल में कमाए गए, उसके ऊपर एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 15% और अंडर डेप्रिसिएशन चार्ज 10%, ये कहाँ से आया? इसका एडजस्टमेंट ये है, डेप्रिसिएशन भी जो मशीनरी 20,000 की थी, यहाँ पे जो मशीनरी की वैल्यू दी गई है, बुक वैल्यू 1 लाख एंड देन इट इज रिवैल्यूड टू 1,50,000, यानी कि इसके ऊपर हमने 10% मशीनरी का लगाया होगा डेप्रिसिएशन, 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपीज, इसका 10% होगा 15,000। सो 15,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 20,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर है और अंडर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, यानी कि 2.5 लाख के ऊपर। देखिए ये भी दो तरह से हो सकता है, पहले आप मशीनरी की जो डिफरेंस वैल्यू है उसको निकालिए, या फिर दोनों का अपना अपना डेप्रिसिएशन निकाल के फिर इसको गिनिए। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पहले लिखा है फर्नीचर का, तो फर्नीचर का देख लेते हैं। फर्नीचर में 20,000 रुपये की बुक वैल्यू थी, फिर वो 15,000 की हो गई, यानी कि 5,000 हो गए कम। तो उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन जो लग रहा था वो एक्सेस लग गया, क्योंकि पहले 20,000 रुपये लग गया, समझ लीजिए ये है 20,000 रुपीज़, उसके ऊपर 15% डिप्रिसिएशन लगा, यानी कि 3,000 रुपीज़ डिप्रिसिएशन हुआ। अब इसकी वैल्यू ही 15,000 हो गई, तो वैल्यू 20,000 थी वही 15,000 हो गई, तो इसके ऊपर 15% डिप्रिसिएशन लगे, तो लगना 2,250 चाहिए था, लग गया 3,000, यानी कि 750 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग गए। उसको हम एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो वो होगा एड बैक, उसको हम करेंगे प्लस यहाँ पे। और मशीनरी में 1 लाख रुपए की मशीनरी थी, तो उसके ऊपर हमने लगाया होगा डेप्रिसिएशन 10%, यानी कि 10,000 रुपये। 10,000 लगाए थे, लेकिन अब मशीनरी हो गई 1.5 लाख की, उसकी रीवैल्यूएशन हुई, तो उसके ऊपर लगना कितना चाहिए था? 15,000, 10% के हिसाब से 15,000, तो हमने लगाया कितना है? 10,000, यानी कि 5,000 रुपये अंडर, अभी वो खर्चा लगाना था लेकिन लगाया नहीं है, इसलिए 5,000 रुपये फिर ये प्रॉफिट में से हो गया माइनस। तो अभी एडजस्ट पोस्ट एक्विजिशन, यानी कि एक्विजिशन करने के बाद का जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 5,750। अब इसका भी 80-20 होगा, माइनॉरिटी में गया। अब माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना आता है वो देखेंगे, और कैसे फाइंड करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमें फाइंड करना होगा, इससे पहले शेयर के अमाउंट, रिजर्व्स के अमाउंट, प्रॉफिट के अमाउंट, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट सब आएगा, ऊपर जितना गिना सब आएगा। देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 1,000 शेयर, उसमें से 80% होल्ड बाय दी मेजॉरिटी एच लिमिटेड, वो एच लिमिटेड ले गया, तो बाकी जो बचे 200 शेयर वो हुए माइनॉरिटी। उसके 200 शेयर का मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज़, ये कहाँ से आया? ये फेस वैल्यू यहाँ पर दी गई है, और शेयर वैल्यू यानी कि 20,000 रुपीज़। ये जो 20,000 रुपीज़ है वो है माइनॉरिटी होल्डिंग फॉर शेयर ओनली। अब इसमें ऐड होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, ये 8,000 रुपये जो ऊपर से आए, उसके ऊपर ऐड होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट बढ़ा वो, फिर पोस्ट एक्विजिशन का रिजर्व और पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट, सब ऐड करके 48,150 इज द वैल्यू फॉर द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ गुडविल क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल है यहाँ पे, प्राइस पेड बाय एच लिमिटेड फॉर 800 शेयर, 800 शेयर परचेस के लिए यहाँ पे प्राइस पेड यहाँ पे लिखी होगी। 80% शेयर एक्वायर्ड किए, कितने में एक्वायर्ड किए, कहाँ पे लिखा है? अभी देखिए
ऐसा हो सकता है वहाँ पे सीधा लिख दिया हो कि 80% शेयर एक्वायर्ड किए इतने में, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नहीं है, ये हम मिलेगा बैलेंस शीट में से, यहाँ से 800 शेयर्स एक्वायर्ड एट ₹200 एट 1,60,000, क्योंकि कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया हो तो वो असेट साइड इन्वेस्टमेंट में नीचे रिकॉर्ड किया हुआ होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करने के लिए यहाँ पे दूसरे 2-3 इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी नोट्स बनाई होगी, नोट्स के अंदर लिखा होगा कि भाई स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड फॉर 800 शेयर एट द रेट ऑफ ₹200, इट विल कॉस्ट 1,60,000 रुपीज। सो ये हो गई बात उसकी। अब उसके कितने देने चाहिए था, लेस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि हाउ मच उसकी नेटवर्थ के हिसाब से कितनी वैल्यू होती है। पेड अप वैल्यू ऑफ 800 शेयर यानी कि यहाँ पे कंपनी के एस लिमिटेड के 1 लाख शेयर, 1 लाख रुपीज़ के शेयर है, उसमें से 80% आपको एक्वायर करने हो तो 80,000 रुपये वो देने पड़ेंगे। उसके बाद रिजर्व्स और प्रॉफिट यानी कि 75,000 एंड 25,000, 1 लाख इन टोटल, उसमें से दूसरे 80% देंगे, तो फिर वही यही होगा, इतनी अमाउंट होगी। प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट जो है वो और रिजर्व दोनों, और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन यानी कि जो अमाउंट जो असेट्स रीवैल्यूड की गई है, इट वुड बी रीवैल्यूड ना। अब इसको क्यों ऐड करना है, जब हमने रिजर्व्स को ऐड कर दिया है तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट को क्यों, क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए हमें। अभी फिलहाल असेट की क्या वैल्यू है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इसलिए इसको असेट को रीवैल्यूड करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कितना प्रॉफिट और कितना रिजर्व है। 36,000 वो भी ऐड करेंगे, मिल जाएगा हमें टोटल 1,48,000, यानी कि 80% शेयर खरीदने के लिए हमें देने चाहिए थे 1,48,000 और हमने दिए 1,60,000, यानी कि 12,000 रुपये ज़्यादा दिए। 12,000 जो ज़्यादा दिए वो थे उसके गुडविल के। ये इतना वर्किंग पहले हमें करना होगा किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसके आगे हम देखेंगे वो इंट्रा कंपनी से एडजस्टमेंट के लिए आएगा, तो 2-3 और जो हो गए वो बढ़ेंगे, 2-3 और कैलकुलेशन बढ़ेगी कि कैसे इंट्रा कंपनी और इंटर कंपनी कैसे कैसे वर्किंग्स को एलिमिनेट करना है, जो हमने पहले देखा था। इसलिए सम अप करेंगे सिर्फ छोटी सी बात के लिए कि कौन सी चीज़ें हमें पहले कैलकुलेट करनी है। CFS का कोई भी सम हो, पहले हम ढूंढेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है और रिजर्व क्या है, रिवैल्यूएशन किया गया है या नहीं। फर्स्ट वी विल गो फॉर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है, दूसरा देखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन किया गया है या नहीं, फिर देखेंगे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स और प्रॉफिट क्या है, उस सब की ट्रीटमेंट देंगे, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में सबको डिवाइड करेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट टोटल करेंगे और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ढूंढेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना होता है। ये 6 वर्किंग में पूरा डिवाइड होगा, कई बार रिवैल्यूएशन नहीं होगा तो 5 वर्किंग होगा। ये हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको सही फ्रेमवर्क लिखना है और उसमें सारी की सारी चीजें ऐड करनी है। सही फ्रेमवर्क लिखना है। शेयर कैपिटल 6 लाख रुपीज, ये कहाँ से आया, ये 6 लाख रुपीज। रिजर्व 3,44,600, अब इसमें वो सारा मामला जो बोला था वो सब आएगा। ये 40% इसका प्रॉफिट एंड रिजर्व का सब मिला के होगा ये वाला 3,44,600 पोस्ट एक्विजिशन वाला। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला कुछ इसमें नहीं आएगा, जो माइनॉरिटी था उसमें हमने प्लस कर दिया, इधर नहीं आएगा कुछ। ट्रेड पेएबल डायरेक्ट परचेस, ये ट्रेड पेएबल 1,50,000 + 57 2,07,000 डायरेक्ट हो जाएगा। टेंजिबल मशीनरीज ये 3,90,000 यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें हमें देखना है वो एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन जो किया था वो इंक्लूड प्लस माइनस करके डिप्रिसिएशन को लगा के फिर बाद में लिखना। एच लिमिटेड की वैल्यू 3 लाख की 3 लाख ही थी, ये 90,000 थी, तो 90,000 को हमने रिवैल्यू कर दिया। एस लिमिटेड का जो मशीनरीज थी बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज थी, उसको रिवैल्यू किया 2.5 लाख में, उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन दे गए 1,35,000 हो गया। फर्नीचर एस लिमिटेड का जो था वही है, एस लिमिटेड का जो था उसमें डिक्रीज हुई वैल्यू 20,000 की जगह वो 15,000 का हो गया, फिर उसके ऊपर लगा डिप्रिसिएशन, तो उसको माइनस करके बाद लिख दिया बाहर पे। इंटेंजिबल असर, अब ये गुडविल आई, गुडविल क्रिएट हुई ड्यू टू द ट्रांजैक्शन 12,000 रुपये, जो सबसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में लिखी हुई थी। अदर नॉन करंट असेट सीधी प्लस करें क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, सीधा यहाँ पे टोटल आपको मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक क्वेश्चन
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी। अब एलिमिनेशन के लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे।